सो हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी 2 क्लास लिया था, सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान से, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं तीसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। ये है आपकी यांत्रिकी से जुड़ा हुआ द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ एक मिनट में चेक कर लेता हूँ एक बार। यस। सो पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? जड़ता का नियम है। ठीक है। इसका नियम का क्या है? जड़ता का नियम क्या कहलाता है? प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगा या फिर सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल या फिर अन्यथा व्यवहार करने पर उसे विवश नहीं करता, यानी कि कोई बाहरी बल उसको रोकता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र क्या सहायता करता है? कम बल का प्रयोग करके बड़ी से बड़ा काम कर लेता है वो। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्या है? एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगा? देखिए, मैंने कहा ना कि संवेदनशील जो तराजू है, पहली बात है, और वो गहरी सांस अगर ले रहा है तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन ले रहा है अपने अंदर में, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण है। प्रक्षालन प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है? प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत जो है, ये अपकेंद्रीकरण है। ठीक है। प्रक्षालन मशीन जो होता है, इसका अपकेंद्रीकरण होता है। ठीक है। प्रक्षालन मशीन वॉशिंग मशीन ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? मैंने इससे पहले भी वीडियो बताया था, सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सदिश और अदिश राशि प्रत्येक बीपीएससी में आता है, प्रत्येक बीपीएससी में आता है। ठीक है। तो सदिश राशि और अदिश राशि, तो इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? आयतन नहीं है। देखिए, विस्थापन, बल, वेग, ये सदिश राशि में है, प्लस और क्या आ जाएगा? संवेग प्लस आवेग, ये सदिश राशि में है। ठीक है। और अदिश राशि में क्या है? ये आयतन हो जाएगा ना। सो नेक्स्ट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग सदिश राशियाँ है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग की मैंने बताया अभी, संवेग, आवेग प्लस आवेग भी लिख लीजिए, है ना। ऊर्जा, दाब और कार्य जो है, ये तीनों क्या है? ये अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? बताइए। कि विस्थापन मैंने बताया पहले ही, विस्थापन है। फिर क्या है? पदार्थ के संवेग और वायु और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान प्राप्त होती है। देखिए, बीपीएससी में आया हुआ 2001 का क्वेश्चन है। बल गुणनफल है। देखिए, बल किसका गुणनफल होता है? तो देखिए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण का गुणनफल होता है बल। ठीक है, ये भी बीपीएससी में आया हुआ है, ये 2001 में। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई होगी। ये 6 होगा, आंसर इसका है यहाँ पर। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? देखिए, ऊर्जा संरक्षण से आशय यह है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है, न ही विनाश हो सकता है, इसलिए उसको बचा कर रखना जरूरी है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज होती है, केवल गति करती है। ठीक है। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? देखिए, वायु शक्ति जो विंड पावर है में ऊर्जा का कौन सा रूप, जो है ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो गतिज ऊर्जा, क्योंकि वायु जो है वो गति करती है और गति के माध्यम से ही वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिति का जड़त्व। इंसान स्थिति है, स्थित है, स्थिरता है, स्थिर है। वो जैसे आगे की ओर बढ़ता है, वो जड़त्व है ना, पहले से आगे बढ़ेगा तो वो पीछे की ओर झुक जाएगा। देखिए, इसमें बताना है
जैसे कि एक पूर्णतः घर्षणशील पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी को गति में ला सकता है। दूसरा है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य, यानी कि इसका कारण यह है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका वो संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। देखिए सही दोनों है, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों कठिन है भाई बताइए। तो सीधी बात है ना कि हम लोग का बर्फ में देखिए सड़क में जो है, सड़क में घर्षण होता है ना, होता है ऑफकोर्स होता है। बर्फ में होता है क्या घर्षण? ये घर्षण नहीं होता है। तो बर्फ सड़क से सख्त होती है? नहीं। सड़क बर्फ से सख्त होती है? ये भी नहीं। ये देखिए बर्फ में सड़क की अपेक्षा अधिक घर्षण होता है, इस कारण से। इसको देखिए, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का लगाना पड़ता है। निष्कर्ष क्या होगा इसका? इसका निष्कर्ष हो जाएगा एक बार गाड़ी चल पड़ने से घर्षण कम हो जाता है, बस यही होगा। ठीक है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की दूरी चाल से कूदा। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसका 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है। ठीक है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुके तो क्या हो जाएगा? x = y = z। ठीक है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ बना हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार कैसे होता है। ठीक है, क्यों मैंने कहा आपको कि मुझे मैथ थोड़ा कमजोर है। ठीक है, देखिए तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या हो जाएगा? देखिए क्षैतिज से जैसे ही वो इस प्रकार आनत होगा कि वो पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या हो जाएगा बताइए? तीव्र गति से तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर इस टाइप का तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन तीव्र गति से जा रहा है, तो वाहन क्या हो जाएगा बताइए? देखिए बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहरी जो पहिया है उससे वो उलट जाएगा और बाहर की तरफ फिसलेगा और बाहर की तरफ फिसल जाएगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। एक सेकंड, 25 नंबर का त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? देखिए त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है a = v - u/t। देखिए ये बहुत बार आ चुका है बीपीएससी। ठीक है, नेक्स्ट ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को गुरुत्व के अधीन गति से। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सही वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? देखिए ब्रह्मगुप्त ने पहले बता दिया था। ठीक है ना, न्यूटन ने तो बताया ही था, उससे पहले ही भारत के ब्रह्मगुप्त ऋषि थे, वो उन्होंने बता दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उन्होंने। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, स्पष्ट आपको नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है ना, न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है, तो क्या होगा? देखिए
मान लीजिए कि अंतरिक्ष यान चक्कर लगा रहा है और ये अंतरिक्ष यात्री सेव छोड़ दिया, तो ये जो है ना सेव इसके साथ साथ गति करेगा, क्योंकि ये तो स्पीड से जा रहा है ना, इसके साथ साथ सेव भी गति करेगा। कुछ दूर गति करने के पश्चात भले ही वो गिर जाए बट वो गति करेगा उसके साथ ही। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ, अच्छा यहाँ इस पर दिया हुआ नहीं है ना, सो आप समझ लीजिए, ठीक ना, उसके साथ गति करेगा। देखिए अंतरिक्ष यान के साथ साथ उस गति से गतिमान होगा, है ना। पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसकी स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए अब जितना है ना उसका चौथाई भाग हो जाएगा। अगर अभी 1 है तो इसका 1/4 हो जाएगा गुरुत्वीय बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, सॉरी अपरिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उसका स्पीड जो है वो हर वक्त बदल जाएगा, बदलते वो स्पीड हो जाएगा। ठीक है ना, उसकी स्पीड जो और बढ़ जाएगा। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी एक साथ पहुंचेगा, ठीक ना, क्योंकि क्यों समान आकार का बताया जा रहा है इसलिए वो एक साथ पहुंचेगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई पर गिराने से क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा जिसको मैथ आता होगा। ठीक है, मुझे तो नहीं समझ में आ रही है ना। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ये तो हो गया। दूसरा बात यह है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखिए चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये कथन सही है। ठीक है, लेकिन इसका कारण जो है ये गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। इस प्रकार कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। किसी पिंड का भार क्या होता है? ये देखिए ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव सर्वाधिक होता है। ठीक है, मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ होगा? अभी मैंने बताया ना, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ठीक है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा भार होता है। ठीक है ना, एक पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होता है। यार ये क्या क्वेश्चन है, सॉरी मैथ के लिए। एक ऊंची इमारत से एक इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा। देखिए यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। त्वरण क्या हो जाएगा उसका? विनाशकारी भूकंप के कारण ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए इसको। यदि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 100 किलोग्राम हो जाएगा। भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। गुरुत्वाकर्षण जहाँ नहीं होगा वहाँ तो भार होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सम्मिलित क्रम में है?
इसको सम्मिलित क्रम में बताना है, ठीक है। तो रेडियम का क्या हो जाएगा बताइए। रेडियम का हो जाएगा मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन का क्या हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। एक्सरे का क्या होगा बताइए। एक्सरे का होगा WA रोएंटजेन। और चेचक का हो जाएगा जेनर, ठीक है। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। हमारी गति तो शून्य है ना, इस कारण से। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा बताइए। क्या हो जाएगा इसका। देखिए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार कब होता है, कब पता चलता है कि वस्तु का भार है। उस स्थान में गुरुत्वाकर्षण बल है तब। मनुष्य का भार तो एक ही होता है। आज अगर कोई 28 किलो का है तो चंद्रमा में फिर वो 1/6 क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, इस वजह से होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है वो। नेक्स्ट, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, देखिए, एक भू उपग्रह अपने कक्ष की निरंतर गति करता है। उपग्रह जो है ये निरंतर गति कर रहा है, ये अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। इस बल का नाम क्या है, अभिकेंद्र बल है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो जो प्राप्त होता है, जो क्या प्राप्त होता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी उपग्रह को गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर खींचे रखा हुआ है, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कैसे, डॉपलर प्रभाव से। सोनार मैंने बताया था ना, 9 संचालक वाला है, 9 संचालक के लिए है सोनार। नेक्स्ट, अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि देखिए, अभी मैंने बताया था ना कि उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, उपग्रह अपने कक्ष में किस कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो कौन सा बल है, अभिकेंद्र बल है। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व है, विद्युत चुंबक है, दुर्बल नाभिकीय बल है और प्रबल नाभिकीय बल है। संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है। विद्युत चुंबकीय बल विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है, ये भी सही है। प्रबल नाभिकीय बल जो होता है परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है, तभी तो वो प्रबल नाभिकीय बल होता है, ये है। लेकिन गुरुत्व चारों बलों में सबसे प्रबल नहीं है, ठीक है। देखिए, गुरुत्व बल जो है चारों में सबसे क्षीण बल होता है, सबसे कम हल्का बल होता है, सबसे कम बल होता है, ठीक है। और प्रबल बल जो होता है ये नाभिकीय बल होता है। सबसे प्रबल बल क्या होता है, प्रबल बल नाभिकीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस लिफ्ट पर बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी, और जब नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सबसे अपने आप को हल्का महसूस करेगा वो, ठीक है। यार कुछ क्वेश्चन हट गया, ठीक है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है ना कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक देखिए मैंने घड़ी में लगा रहता है, लोलक ऐसे ऐसे करते रहता है, ठीक है। वो जितना लंबा होगा उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों, क्योंकि लोलक का लंबाई जो है बढ़ जाता है, इस कारण से, ठीक है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की को के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, एक सामान्य दोलन का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा।
देखिए ऐसे में क्या क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। एक सामान्य दोलक का दोलन, ये दोलक जो है ये चल रहा है, घड़ी घड़ी का नीचे वाला ना चल रहा है, इसे क्या होगा। पहला तो यह है कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाएगा। सही बात है, जब मध्य से गुजरेगा तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचेगा उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाएंगे। नहीं, शून्य नहीं होगा। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम हो जाता है। सही है, गति और त्वरण दोनों शून्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब चलेगी? शीतकाल में चलेगी। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा। देखिए वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर रहता ना, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर की जगह अगर आता ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो फिर वो अंतरिक्ष में ही चला जाता। अभी रिटर्न वो नहीं आता। ठीक है, वो वस्तु अंतरिक्ष में ही चली जाएगी। कब? जब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तो। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है बताइए। पर वायुमंडल क्यों नहीं है? देखिए इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है, इस वजह से यहाँ वायुमंडल नहीं होता। ठीक है, देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं, इस कारण से वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, सो थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।